नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीए नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। बंगाल चुनाव पर कई अपडेट्स हैं। आईपैक के डायरेक्टर्स के परिजनों से हुई ईडी की पूछताछ में कई राज सामने आए हैं। उसके बाद से टीएमसी में हड़कंप मचा हुआ है। अब ईडी का शिकंजा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी तक पहुंच चुका है, क्योंकि उनके पीए से कई फाइलें मिली हैं, जिनसे ये पता चल रहा है कि मामला काफी गंभीर है और लगभग 15,000 करोड़ रुपए का घालमेल सामने आ रहा है। एंड लास्ट मोमेंट तक ममता बनर्जी अदालत अदालत खेलने से बाज नहीं आ रही है। हाई कोर्ट में वो सोमवार को भी पहुंची है। तो इसे जरा समझते हैं कि ये सारा मामला क्या है। मेरे साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं उदय भानु बनर्जी सर, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मैडम। सर, ईडी ने विनेश चंदेल की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग में की है और उन्हें पीएमएलए एक्ट के तहत पश्चिम बंगाल के कोयला घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है और उनके परिजनों को भी कॉल किया गया था पूछताछ के लिए। अब जानकारियां आ रही हैं कि उन्होंने कई राज उगल दिए हैं, जिससे टीएमसी में हड़कंप मचा हुआ है। कैसे देखते हैं सर? मैडम, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे। आपको याद होगा विनेश चंदेल जो है वही प्रैक्टिकली ब्रेन है सारे आईपैक का स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन में, और यही सब डिसाइड करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, पार्टी का नॉमिनेशन किसको मिलेगा, किससे कितना पैसा उठाना है, क्या कैंपेन होगा। कुछ प्रतीक जैन जो है आमतौर से एक ऑपरेशनल मैनेजर कहिए, भले ही वो डायरेक्टर है, लेकिन कलकत्ता में उनका ऑफिस जो है वो सिर्फ ऑपरेशन को देखते हैं, रिक्रूटमेंट को देखते हैं, फील्ड में कौन काम करेगा नहीं करेगा, किसके कितना पगार होगा, यही इनका इनका कोई स्ट्रैटेजिक रोल ऐसा नहीं था। मेन जो है ब्रेन जो था वो विनेश चंदेल का था, जो अभी ईडी के हिफाजत में है। अब यहां से कहानी शुरू होते हैं। इनके अरेस्ट के दूसरे दिन 48 आवर्स के अंदर एक समन आती है प्रतीक जैन का वाइफ और उनका भाई की तरफ, कि आप आके दिल्ली में आ जाइए और ईडी के दफ्तर के सामने आप हाजिरा दीजिए। ईडी का जो इन्वेस्टिगेशन है, एक थोड़ा सा एक लाइन में मैं समझा देता हूं सबके लिए, दर्शकों के लिए खास करके। इनका सवाल पे पुलिस जैसे इंटरोगेशन नहीं होता है। इनका सवाल एक कागज में जो है 60-70 वो सवाल लिखे जाते हैं, लिख के दिया जाता है वो कागज, और उनको जवाब देना पड़ता है लिखित में। और कहीं पे अगर उनको कुछ पूछना है या क्लैरिफिकेशन या और ज्यादा विस्तार से जानकारी जरूरत होती है तो वो पूछ लेते हैं। हमारे कुछ कलाकार नेता लोग भी पहुंचते हैं ईडी में, और वो तो बोलते हैं हम अंगूठा छाप है, हमको लिखना नहीं आता है, हम पढ़े लिखे नहीं है। तो उसके लिए भी खास इंतजाम किया जाता है। एक ऑफिशियल इंटरप्रेटर वहां पे ईडी के दफ्तर में रहते हैं, जो उनके सारे जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करते हैं, और अंत में इनको उस स्टेटमेंट पे सिग्नेचर लिया जाता है। ये कागज जो है ये कोई भी जुडिशियल ऑफिसर के पास अगर जाए तो उसको एडमिसिबल, मतलब कोर्ट उसको लेते हैं हिस्से में। पुलिस का स्टेटमेंट लेते नहीं है, क्योंकि पुलिस का स्टेटमेंट में बहुत सारा गड़बड़ और बहुत मतलब क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं होता है, और कानून के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशनल के मुताबिक नहीं होती है। तो इनके बीवी और भाई जब पहुंचे तो इनके सामने ऐसे चीज रख लिए टेबल पे ईडी ने, जो ये बिल्कुल इनका बोली बंद हो गया। उनसे एक सवाल था, जो आपका कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, तो आपके यहां से कैसे गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का लेटर हेड, सारे दफ्तर के लेटर हेड, मतलब सेक्रेटरी का लेटर हेड, उस दफ्तर का सील, ये कैसे आपके पास से कैसे मिलता है? आप एक इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट है, आप हो सकता है कोई भी पॉलिटिकल काम पार्टी के लिए काम कर सकते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप इस सवाल का जवाब दीजिए, ये कैसे आप तक पहुंचा? वो उस औरत के बारे में, उन पे क्या बीता होगा, अपना हस्बैंड के बारे में, मतलब उनका कामकाज के बारे में, अंदर के सारे चीज इन्होंने उगाड़ दिया। और नतीजा क्या है हमने देखे, 24 घंटे के अंदर आईपैक
एक ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए सारे कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में जितना एम्प्लॉयज है इनके काम करने वाले, उन लोगों को सब छुट्टी पे भेज देता है 20 दिन के लिए। बोला 14 तारीख तक आप लोग दफ्तर आने की जरूरत नहीं है, कोई काम में कुछ नहीं है, और ये सब जो है 14 तारीख के बाद हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे जरूरत होगी तो। अब देखिए, विनेश चंदेल के घर में उनको अरेस्ट होने से पहले रेड हुआ था। रेड में बहुत सारे डिजिटल एविडेंस डॉक्यूमेंट्स मिला, और इनसे सीधा सा आरोप लगाया था, जो चार्जशीट कोर्ट में जो पेश किए गए ईडी के तरफ से, वो है इन्होंने एविडेंस मिटाने की कोशिश की है। आइन के मुताबिक एक ये बहुत बड़ा एक गुनाह है। अब कोई भी क्राइम या क्रिमिनल ऑफेंस में अगर एविडेंस को टैंपर करते हैं, मिटाते हैं, ये डिलीट करने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। इसके लिए अलग से जो है प्रोविजन है, साजा है कानून के मुताबिक। तो ये सारे एविडेंस इकट्ठा करने के बाद इन लोगों को कुछ नाम सामने में आया। अभी आप इस नाम के बारे में आपको हम बताएंगे। पिछले कल के पॉडकास्ट में हम बताया था एक बहुत बड़ा बिल्डर जिनको कल अरेस्ट किया था मैडम। एंड सर, ये जो पप्पू सोना है, इनकी पत्नी के अकाउंट भी पकड़े गए हैं, उनमें करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। इन्हें क्या विदेशों से भी फंडिंग मिली है? कल मैम जिनको अरेस्ट किया था वो बहुत बड़ा बिल्डर। आप पूछे, सच पूछे तो पूरे वेस्ट बंगाल में किसी ने कभी इनका नाम नहीं सुना, ना तो इनका कंपनी के बारे में सुना, ना ये क्या काम काज करते हैं सुना। उनका नाम है जॉय कमदार। उसको जब ईडी ने हिफाजत में लिए तो नेचुरली उनको मेडिकल टेस्ट कराने ले गए थे, तो वहां पे वो बीमार पड़ गए। बीमार पड़े कि नहीं पड़े वो कुछ नहीं, और बेचारे ऑफिसर लोग क्या करे, सीधा उनको लेकर के सामने रास्ते में आरजीकर मेडिकल कॉलेज वहां पे ले गए। ले जाने के बाद फिर जब उनका वहां पे इलाज चल रहा था, तो ईडी ने मेडिकल टेस्ट कराने के बाद उनको पेशी होनी थी, हजीरा मतलब कोर्ट में पेशी होनी थी। तो ईडी पहुंच गया कोर्ट, और कोर्ट में जाके बोला, देखिए मिलॉर्ड, हमारे पास ये आदमी हम इनको अरेस्ट किए हैं, और इनके ऊपर ये चार्ज है। चार्ज क्या है? चार्ज है 3 महीने में 500 करोड़ों का कैश डिपॉजिट हुआ है इनके अकाउंट में। दूसरा चार्ज क्या है? इनका जो अकाउंट का लेन देन एक बहुत बड़ा क्रिमिनल जो है सोना पप्पू, उनके साथ हमें मिला है, जो भगोड़ा है। इनके यहाँ हमने रेड किए थे, उसके बाद इनको हमको अरेस्ट करना था, इनको सामान दे करके बुलाया था, इन्होंने आया नहीं। हमने बहुत बार कलकत्ता पुलिस के पास आरजी भेजे थे, इनको अरेस्ट करके ले आइए। और सेम स्क्रिप्ट शेख शाहजहां वाला, तो ये घुमा रहा था, और ये भाई साहब सोना पप्पू ये लेकिन फेसबुक लाइव में आ रहे थे। अब सोचिए, तो ये जो हुआ, फिर पता चला, अरे बाप रे, वो जज तुरंत और उनको उनको और दूसरा अर्जी जो ईडी के तरफ से थे, वो था हम इनके पास 24 घंटा निगरानी करना चाहते हैं। ये हॉस्पिटल में इलाज कराए या जो भी कराए, आप इनको ये आदेश दीजिए, जो हमारे ऑफिसर उनके साथ रहेंगे। अब उस समय बेचारे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर जो है वो भी तो आपको मालूम है सरकार तंत्र का हिस्सा है। वो बेचारा अपने आप को बचाने के लिए उसको तुरंत डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिया, बोला ये हमारा ये हाथ से हम तो इससे निकाला है। तो उनको फिर जो है ईडी ने अरेस्ट किया। इनका मनी ट्रेल जो है, ईडी का हमेशा जो रेड होती है या इन्वेस्टिगेशन होता है, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग में होता है, उसके बाद इसका उस पैसा कहां कहां से आया, कहां पे खर्चा किया, और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, आप पीएमएलए में ये क्राइम कहा जाता है, मतलब अनअकाउंटेड ब्लैक मनी जो है, और उसको कहां कहां इस्तेमाल हुआ, कहां कहां गया। तो इन लोग ईडी ऑफिसर तो अपना सर पे हाथ रख के बैठ गए। 1100 करोड़ का ट्रांजैक्शन मैडम,
हवाला रूट से जो है वो बाहर भेजा गया। पहले बाहर कहाँ कहाँ भेजा गया वो भी चार्जशीट में लिखा हुआ है, मलेशिया, थाईलैंड, दुबई। और उसके बाद ये फिर रीरूट होके हमारे देश में जो है हवाले के माध्यम से आया, इस ब्लैक मनी को सफेद करने के लिए। और जब सोना पप्पू का घर में तो पहले ही रेड हो चुका था, उनके पास से जो डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल एविडेंस सब लिया गया था। दोनों को मैच करने के पता चला जो सोना पप्पू का जो बीबी है, धर्म पत्नी, उनका भी एक कंपनी है। और उनका कंपनी में पिछले पिछले महीना 1.5 करोड़ का एक ट्रांजैक्शन, और ऐसा बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, अब पूछिए तो ये ढूंढते ढूंढते पता चला जो सामने में आ गया, वो करीब करीब 23 जाल कंपनी, शेल कंपनी जिसको कहते हैं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, सिर्फ कागज पे होता है कंपनी का रजिस्ट्रेशन। और उन सारे कंपनी के जरिए ये पैसा 1500 करोड़ करीब आया है। अब मैडम इसमें बहुत बड़ा एक ट्विस्ट है। अब इनके साथ आप कल देखे हैं जो डीसीपी क्राइम ब्रांच शांतनु सिन्हा विश्वास का घर पे रेड हुआ, ईडी का, उनका लड़का को लेके गए। आज भी उसको दिन भर कल करीब 21 घंटा तक उनके घर पे रेड हुई, 5 जगह पे। और उनका लड़का को ले गया था, आज भी बुलाया, आज भी है ईडी ऑफिस में। ये भाई साहब का पैसा पता चला एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, विवेकानंद यूनिवर्सिटी, अभी हमको नाम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सारे जो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन और पार्ट ऑफ चार्जशीट है। विवेकानंद यूनिवर्सिटी में करीब 1500-1600 करोड़ का एक ट्रांजैक्शन दिखाई दे रहा है। इनका लड़का का जो है उसका जो बयान है, वो बोलता है हम यहाँ पे नौकरी करते हैं, हमें कुछ पगार मिलता है, बस इतना ही तक हमारा सीमित है। ऐसे बात नहीं है। आपको याद होगा कल हमने बताया था शांतनु सिन्हा विश्वास का घर के फ्लैट के नीचे एक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, जिसको नाम है, एक प्रोजेक्ट है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का, उत्कर्ष बांग्ला। उत्कर्ष बांग्ला में क्या होता है, वो डिजिटल ट्रेनिंग देता है, कंप्यूटर ट्रेनिंग देता है, आईटी ट्रेनिंग देता है। ये सारे जो है इन लोगों को डिजिटल ट्रेनिंग दे करके आईपैक में नौकरी दिया जाता है। अब आदमी जब गुस्से में होता है तो चिल्लाते तो है ही है, और चिल्लाने में बहुत कुछ ऐसा बात बोल देते हैं जो सबको पता चल जाता है। तो वही कल दीदी के साथ हुआ। दीदी ने कल एक रैली में, उनको तो गुस्सा था ही था, वो पहले दिन, एक दिन पहले उनका चार्टर्ड अकाउंट का घर में रेड हुई। और जी कल जो है वो जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उनका, शांतनु सिन्हा विश्वास, जो बहुत करीब है, और उनका घर में रेड हो रहा है। तो दीदी ने अचानक भाषण में बोल दिया, हमने तो भतीजे से बात कर लिया, जितने लोगों का इस आईपैक से नौकरी जाएगा सबको हम नौकरी देंगे। और ऐसे और सर देखिए ना, अभी आँच जो है, जांच की जो आँच है, वो इनके भतीजे अभिषेक बनर्जी तक पहुंच गई है, क्योंकि उनके जो पीए हैं उन तक ईडी पहुंच चुकी है, और उन्होंने 15,000 करोड़ का घालमेल किया हुआ है। इस तरीके से बिल्कुल तो दीदी भी फंस इस तरीके से तो दीदी भी फंस जाएंगी। बिल्कुल मैम, पहले तो जब इलेक्शन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के टाइम में कोई भी नेता, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर, ऐसा वादा नहीं कर सकता जब किसको नौकरी देंगे नहीं देंगे। ठीक है, ये तो पहला वायलेशन है, जिसके लिए पिटिशन इन्होंने इलेक्शन कमीशन पे दिए जी, कैसे जाके ऐसे वादा कर रहे हैं, गलत चीज। दूसरा बात मैं आपको बता रहा हूँ, 2021 में कोल स्मगलिंग स्कैम में ये भतीजा का जो पीए है, इनके नाम आया था, इनके नाम आया था। और कोल स्कैम में जो भतीजा को, आपको याद होगा, ये जिन दर्शकों को याद नहीं है उनके लिए हम बता देता हूँ, करीब करीब 4 बार जो है ईडी इनको बुलाया था, इनके वाइफ को बुलाया था, और बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इन्होंने खींचातानी किया, जो हमारा जो भी इंटरोगेशन या इन्वेस्टिगेशन होगा वो कलकत्ता में होगा, हम दिल्ली में नहीं आएंगे, कि कुछ नहीं, डर,
क्योंकि उनको लग रहा था दिल्ली में आकर तुरंत इनको उठा लेंगे। तो इनका पीए को भी वही। तो ये टोटल घोटाला जो है कोल स्कैम को लेकर के, क्योंकि कोल स्कैम का जो किंग पिन है अनूप लाला करके जो है, उन वो अभी ईडी का हिफाजत में है। ठीक है, इनको कुछ दिन पहले करीब 2.5 साल के बाद इनको बेल मिली थी, छूटे थे। तो फिर बेल ने इनको बेल का क्लॉज वायलेशन किया, तो फिर इनको दोबारा ले लिया। अनुप माझी का चार्जशीट मैडम, आप किसी को अगर हाथ लग जाए, और ये है पब्लिक डोमेन में है, वो करीब करीब 270 पेज का चार्जशीट है, जहां पे अभिषेक बैनर्जी और भतीजा का नाम 70 बार मेंशन है। आप सही कह रहे हैं। और दीदी हाई कोर्ट के चक्कर क्यों लगा रही हैं? इतना डर है हाँ इन्हें कि इन्हें इनके जो कार्यकर्ता है वो अरेस्ट हो जाएंगे। मैडम, इनका तो हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट में इनका जेब से तो कुछ जाता नहीं है। हाई कोर्ट में इतना बड़े बड़े वकील खड़ा करना, कपिल सिब्बल, मेनका गुरुस्वामी, अभिषेक मनु सिंघवी, श्याम दवान, तो जिनका खर्चा पर डे, कल्याण बैनर्जी सब मिला के पर डे इनका सुप्रीम कोर्ट का एक हियरिंग का खर्चा करीब 3 से 4 करोड़ का आता है। अपना जेब से नहीं जाता है, तो सरकारी पैसा है ना, तो आम आदमी का पैसा है, टैक्स का पैसा। आप मैडम आज सवेरे पहले ये तो सुप्रीम कोर्ट गए, क्या याचिका है सुप्रीम कोर्ट में? मैं ये यहाँ पे जो इलेक्शन, इससे पहले ये बोलते थे जो ट्राइब्यूनल में जिन लोगों का नाम है उन लोगों को आपको अलाउ करना चाहिए वोट देने के लिए। अभी बोल रहा है जो 6 लाख नया वोट जो लिस्ट निकला है सुप्रीम इलेक्शन कमीशन का तरफ से, ये कैसे निकला? क्योंकि लिस्ट तो फ्रूट हो गया। अब ये बताइए, आज सुप्रीम कोर्ट बोला, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस ऑनरेबल सूर्यकांत ने बोला, जो आप लोग क्या सोचे हैं जो सुप्रीम कोर्ट आपके एसआईआर और वेस्ट बंगाल के लेकर के इसे खोलता है दरवाजा। तो मैडम वो वहां के क्लिप तो हमारा जो नया जो राज्यसभा का एमपी जो है मेनका जी। गुरुस्वामी ऐसा करके खड़ी है, तो उनको वहां से भगा दिया। फिर इनका जो है कलकत्ता हाईकोर्ट में पहुंच गया। मैडम कल हम लोग जो पॉडकास्ट कर रहे थे, तो उस टाइम में हम आपको बताए थे कि कलकत्ता में सारे एसएचओ एसओ सबको कहा गया, नौकरी अगर प्यारा है, नौकरी अगर करनी है, तो जितना पोस्टपोल वायलेंस में पुराना जितना एफआईआर हुआ, भले ही बेल में हो, बेल में नहीं है, जहां पे भी है सबको उठाओ। तो कल रात को करीब 135 लोगों को इन्होंने हिफाजत में ले लिया। अभी देखिए, मजे की बात, जब परिवर्तन होता है ना, सबसे पहले इसका आपको दिखेगा जो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, जिनके सहारे इतने साल तक 15 साल तक इन्होंने राज किए, वो तुरंत कैसे घूम जाते थे। उनको समझ में आ गया जो अब हमारा बचना बड़ा मुश्किल है, तो कौन अपने सर पे अपने कंधे पे ये बोझ लेगा। वो तुरंत रात में रातों रात 135 लोगों को उठा लिया। आज सवेरे सवेरे कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गए इनके जो वकील साहब कल्याण बैनर्जी, ये भी एमपी है राज्यसभा। ये पहुंच गया और बोला जो मिलॉर्ड, हमारा करीब 800 जो कर्मी जो है ये टारगेट लिस्ट में है इलेक्शन कमीशन का और पुलिस का, ये किसी भी टाइम में इन लोगों को हिरासत में लेंगे। आप प्लीज इनको आप स्टे लगाइए, और हम इन आपसे मदद चाहते हैं, आपका डायरेक्शन चाहता है। जैसे इस लोगों को अगर अरेस्ट किया जाएगा तो हमारा इलेक्शन कैंपेन कौन करेगा? कैंपेन वैम्पेन कुछ नहीं मैडम, ये 800 आदमी अगर अंदर जाएगा तो बूथ लूट, छप्पा वोट, बूथ जैमिंग, ये सब बंद हो जाएगा। यही असली बिल्कुल कहानी सही, है। बिल्कुल सही कह रहे हैं उदय सर आप। और मैं दर्शकों से भी ये पूछना चाहूंगी कि जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी उदय सर दे रहे हैं कोलकाता से, आप उस पे अपना कमेंट जरूर कीजिए। और आप अगर कुछ और भी जानकारियां चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा। उदय सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए आपने समय निकाला, और तमाम विषयों पे आपने विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।